हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के चैप्टर की। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स हमारे पास हैं, इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। पहला टर्म इसके अंदर आता है डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स है जो वस्तु के लिए लंबाई में, आयतन में या आकृति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, यानी कि द एक्सटर्नल फोर्स विच ट्राई टू चेंज द लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप के अंदर, मतलब ओवरऑल अगर बात करें हम, तो शेप के अंदर जब चेंज करता है या फिर ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस फोर्स को हम डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया ये हमारे पास कोई बॉल है और इस बॉल पे ऊपर से अगर हम कोई प्रेशर लगाएंगे तो ये बॉल पिचक जाएगी। पिचकने का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा जब ये बॉल हो गया तो जो फोर्स हमने इस बॉल पे लगाया था उस फोर्स को हम डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात करिए, दूसरी टर्म हमारे पास आती है इलास्टिसिटी। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु की बाह्य बल या विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, अथवा विरूपक बल के हटा लेने पर वह अपनी पूर्वावस्था प्राप्त कर लेती है, वो प्रत्यास्था कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में इसका मतलब समझिए। इंग्लिश के में इसका मतलब है इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप, साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट एंड रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सून एज डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। इलास्टिसिटी किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसपे से आपने जैसे ही अपना फोर्स हटाया तो वो वापस से अपने पहले वाली शेप में आएगी। जैसे कि कोई बॉल थी, इसके ऊपर आपने ऊपर से प्रेशर लगाया, ये इस शेप की होगी, ठीक है ना, ये इस शेप की हो गई। लेकिन जैसे ही आप अपना प्रेशर हटाएंगे ना, ये बॉल वापस से अपनी पहले वाली शेप में आएगी। और इस प्रॉपर्टी को, किसी भी ऑब्जेक्ट के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसका एक और एग्जांपल सुनिए। इसका एग्जांपल है, आप मान लें किसी कोई रबड़ है आपके पास और रबड़ को आप खींचते हैं और खींचने के बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो वापस से पहले के जैसा हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर हम बात करें इलास्टिक बॉडीज़ की, तो देखिए जो रबड़ हमारे पास है उसको हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज़ में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रबड़ जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये बात याद रखिएगा। बस एक ये बात है, हुक्स लॉ क्या होता है, कैसे क्या कुछ है, ये पढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए, ये क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया था, क्वेश्चन आपको बता दिया कि रबड़ जो है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। अब बात आती है कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होती है। द बॉडी विच परफेक्ट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज डिफाइंड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। वह वस्तु जो बाहरी बल हटाने के पश्चात पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है उसे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ एक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने रबड़ को खींच दिया, कोई लूज रबड़ है तो वो है ना वापस से कंप्लीट शेप में नहीं आ पाएगा। श्रिंक तो होगा, वो श्रिंक तो होगा लेकिन उतना श्रिंक नहीं हो पाएगा जितना पहले था। मान ली शुरुआत में इतना था, हमने खींच के उसको इतना कर दिया, जो वापस से फोर्स हटाएंगे तो वो इतना हो जाएगा, लेकिन पहले के जैसा नहीं हो पाएगा। मतलब इससे, इस वाले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा। तो इस तरीके की बॉडीज को इलास्टिक बॉडी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉडी हमारे पास है जिसको हमने खींचा और वो वापस से पहले के जितना हो गया तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अब ऐसे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी जो है इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अंदर आप बात कर सकते हैं स्टील की। जो स्टील जो है इसका ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। और क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज को हम आइडियली जो है वो मान के चलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, क्वार्ट्ज, ठीक है ना। तो ये दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, द बॉडी विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक बॉडी।
दो बॉडीज होती हैं वो दो तरीके की होती है, एक हमारे पास होता है इलास्टिक बॉडी, अनदर वन इज प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जिसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने की सहन शक्ति नहीं होती, यानी कि अगर आपने इसकी एक बार शेप को चेंज कर दिया तो वापस से ये अपना जो शेप है वो रीगेन नहीं करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल आप मान के चल सकते हैं, जैसे कि आप च्युइंगम खाते हैं ना, तो च्युइंगम को अगर आप एक बार खींच देते हैं ना तो वापस से अपनी शेप में नहीं जाएगा, जिस शेप में खींच के छोड़ दिया वो वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके के बॉडीज को हम प्लास्टिक बॉडीज बोलते हैं। या फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल मान के चल सकते हैं, स्प्रिंग, जो नॉर्मल अपने घर में हीटर के अंदर जो स्प्रिंग यूज होता है वो वाला स्प्रिंग। ये स्प्रिंग भी ऐसा है, अगर आप इसको एक बार खींच देते हैं तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा खींचेंगे तो बात अलग है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप इसको खींच देते हैं तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसको भी कुछ एक केसेस के अंदर हम प्लास्टिक का कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड मान सकते हैं। कंप्लीटली प्लास्टिक नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात आई इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। When an external force acts on any substance, then due to the intermolecular forces, there is internal resistance produced into the substance which is called internal restoring force। सिंपल सी भाषा में समझिए आप इसको, ज़्यादा डीप में नहीं। देखिए, कोई न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लिया ये ऑब्जेक्ट था, आपने इस ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। और आपकी जो फोर्स है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है, इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स का काम क्या है भैया? जब जैसे ही आप अपना जो फोर्स आपने लगा रखा था इस फोर्स को हटाएंगे, तो ये जो इधर से जो फोर्स आया था ये बॉडी को उसकी पहले वाली शेप रीगेन करने में हेल्प करता है। अब रबड़ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जो रबड़ हमारे पास है उसमें देखिए क्या होता है, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो वापस से अपनी शेप में आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप रबड़ को इस तरफ खींचेंगे ना तो रबड़ आपको इस तरफ खींच रहा होता है, तो इस तरफ जो फोर्स लगता है रबर के द्वारा उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। चलिए अब चैप्टर पे आते हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ये सब आपको पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं कि ब्रिटल ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। तो द ऑब्जेक्ट ऑन विच व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड देन दे स्प्लिट इन स्मॉल पीसेज। कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जब उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे कि आप कांच, इसका एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं, ग्लास। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ब्रिटल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्म है, जहाँ से मेन, अभी तो देखिए अभी तक तो क्या था, चैप्टर के बेसिक चल रहे थे, अब जहाँ से क्वेश्चंस उठने शुरू होते हैं वो टर्म स्टार्ट होंगी। पहली टर्म हमारे पास आई स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस को फॉर्मूला हमारे पास हो गया फोर्स अपॉन में एरिया। इसका मतलब है स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट हमारे पास हो गई वो हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन भी नोट कर लीजिए, इसकी डायमेंशन है M L-1 T-2। ये स्ट्रेस की डायमेंशन है, इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है और रिपीट होते रहते हैं। देखिए डायमेंशन, एसआई यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है कि स्ट्रेस की डायमेंशन बता दीजिए। नेक्स्ट चलिए, एक टर्म हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो गई, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट में कुछ किस एंगल से वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। तो इन सभी चेंजेस के जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो उस फ्रैक्शनल चेंज को हम स्ट्रेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को इस तरफ खींचा और इस तरफ खींचा, नई शेप इसकी ये आ गई, ठीक है ना, ये इसकी नई शेप हो गई। जो इसका लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ वो हो गया डेल्टा एल। शुरुआत में इसकी लेंथ थी एल,
तो इसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, देखिए लेंथ में स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। बात समझ में आई? जितना लेंथ में इंक्रीज हुआ वो लेंथ अपॉन में इसकी ओरिजिनल लेंथ। एक और एग्जांपल समझिए, मान लिया 10 मीटर का कोई टुकड़ा था, उसको आपने खींचा, तो खींचने के बाद वो 1 मीटर उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया। तो अब इसका स्ट्रेन निकालना है अपने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कैसे निकालेंगे, 1/10 चेंज हुआ वो अपॉन में ओरिजिनल कितना था वो। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में भी चेंज हो जाता है। बाहर से जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जब वॉल्यूम में चेंजमेंट आए तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैलकुलेट करने का भी सेम मेथड है, डेल्टा वी अपॉन में वी। यानी डेल्टा वी कितना है, वॉल्यूम के अंदर चेंज, और जो नीचे वी डिवाइड में है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल उसका क्या वॉल्यूम था वो वॉल्यूम। इसी तरीके से शेयरिंग स्ट्रेन होता है। शेयरिंग स्ट्रेन का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, मान लिया ये कोई बुक थी, इस बुक पे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस तरफ, तो ये बुक टिल्ट होके इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से टिल्ट हो जाती है बुक। तो इसमें जो ये एंगल होता है ना थीटा, इससे मेजर करते हैं। इसका अगर आप 10 फाइंड आउट कर लेते हैं, 10 थीटा, तो इसको बोल देते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। अब एक बात समझिएगा, जो ये लॉन्गिट्यूड, ये जो हमारे पास स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लेंथ था नीचे भी लेंथ था, उस ऊपर भी वॉल्यूम था नीचे भी वॉल्यूम था। तो इनको हम बोलते हैं यूनिटलेस क्वांटिटीज। यूनिटलेस क्वांटिटीज, यूनिट नहीं है तो इनका डायमेंशन भी नहीं होगा। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलास्टिक है तो क्या होगा, उसका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके ऊपर अप्लाइड स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो हमारे पास आ गया स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू में स्ट्रेन। ई जो है इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। फिजिक्स के अंदर इसका हमने एक परफेक्ट नाम दिया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी को मेजर करने का मेथड है, ये एक कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको नाम दिया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ से एक बात याद कर लीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशंस होंगी ml-1 t-2। एक चीज देखिए, जो हमने स्ट्रेस की डायमेंशन निकाली थी या स्ट्रेस की यूनिट निकाली थी, वही यूनिट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की भी आई हमारे पास। देखिए स्ट्रेस की भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट थी, इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। डायमेंशन स्ट्रेस की भी ml-1 t-2 थी, इसकी डायमेंशन भी ml-1 t-2 है। तो एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द यूनिट विच हैज सेम एसआई यूनिट एज दैट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ सेम एसआई यूनिट है वो टर्म बताइए, और उसमें एक एग्जांपल आपको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया, तो आपने ये टिक करके चलना है। अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के देखिए कुछ एक टाइप हमारे पास हैं, तीन तरीके का होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अगर लेंथ में चेंज आए तो उसको बोल देते हैं यंग मॉडुलस, ठीक है। अगर चेंज आए उसके टेंजेंशियल, देखिए अगर वो था ना थीटा वाला चेंजमेंट था जिसमें हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते थे, उस तरीके का चेंज आए तो उसको बोल देते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और वॉल्यूम में अगर चेंज आए तो बोल देते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक। अब इसमें से क्या करना है, आपने इन तीनों को एक एक करके समझना है। यंग मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ अगर लें तो उसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। होता वास्तव में क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस तरफ भी देखिए, अगर इसकी ई की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा, इस स्ट्रेन को डिवाइड में लेकर के आएंगे तो वापस से वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबाई की बात करें,
तो लंबाई के अंदर जो चेंज होता है उसको यंग मॉडुलस बोल देते हैं, अलग से नाम दे दिया। स्ट्रेस हमारे पास हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन में एल, इसको सोल्व करा तो ये आ गया एफ इंटू एल अपॉन में एरिया इंटू में डेल्टा एल। और फोर्स का यूनिट हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी m इंटू जी, एरिया पुट कर दिया पाई आर स्केयर, तो यंग मॉडुलस की ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन पाई आर स्केयर इंटू डेल्टा एल। यहाँ से हमने क्या करा, डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आ गई एम जी एल अपॉन पाई आर स्केयर इंटू में यंग मॉडुलस। इस चीज़ से हमें देखिए कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या मिला कि अगर हम ये एक मिनट रुकिएगा, ये जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है ना, ये वायर का या किसी भी चीज़ के ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो उसके अंदर चेंज भी ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगी तो चेंज भी कम आएगा। यानी कि अगर कहे कि 100 मीटर की वायर है, एक 10 मीटर की वायर है, तो चेंज इन लेंथ किस में ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है 100 मीटर की वायर में ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से वायर के रेडियस का स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि एक ऐसा वायर जिसका रेडियस ज़्यादा है, जो ज़्यादा मोटाई की है, उसके अंदर चेंज इन लेंथ कम होगा। एक ऐसी वायर जिसकी रेडियस कम मोटाई की है, उसमें चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगा। ऐसे ही है यंग मॉडुलस के बारे में, कोई ऐसी वायर जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है उसको खींचना, डिफॉर्म करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई ऐसा वायर जिसका यंग मॉडुलस कम है उसको आसानी से डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये उसका केस है कि जो चेंज इन लेंथ है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है यंग मॉडुलस की। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर मॉडुलस की। तो शेयर मॉडुलस होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमने पुट कर दी F अपॉन ए, और टेंजेंशियल स्ट्रेन पहले बताया था कितना, थीटा। थीटा या फिर इसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा थीटा के ही इक्वल मान के चलते हैं। यूनिट देखिए शेयर मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस की और यंग मॉडुलस की यूनिट सभी की सेम है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की थी। अब बात आई बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस देखिए नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बस आपने इसके फॉर्मूले याद नहीं करने, बेसिकली आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ इनके यूनिट और डायमेंशन याद रखनी है, और एक यंग मॉडुलस जो है उसका थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, वहाँ से एक आध न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाएगा एयरफोर्स के एग्जाम में। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, यानी कि बल्क मॉडुलस जो था उसका अगर रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी, पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस क्या आएंगी, m-1 L/T2, ठीक है। थर्ड ये चीज़ हमारे पास आई पोजेंस रेशियो, जहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए ये इसका फॉर्मूला क्या है, क्या कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन का रेशियो अगर एक्सियल स्ट्रेन के साथ ले तो उसको पॉइजन रेशियो बोलते हैं। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, तो आप याद रखिए इसकी वैल्यू -1 से 1/2 होती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें, ये थी इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 0.5 तक, यानी कि 0 से लेकर के 1/2 तक होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि इन प्रैक्टिकल पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट कहे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है तो आप बताएंगे -1 से 1/2, और आपसे कहे कि प्रैक्टिकल में कितनी वैल्यू है तो आपने बताना है 0 से लेके 0.5 या 1/2 तक। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। तो वर्क डन, किसी वायर को आप खींचते हैं तो उसमें आपने कितना वर्क किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। वर्क डन हमारे पास होगा हाफ इंटू फोर्स इंटू में लेंथ।
ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन की फॉर्म में लाने के लिए चेंजमेंट करा फॉर्मूला में। वो एरिया से डिवाइड कर दिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ से डिवाइड कर दिया, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस चीज़ को तो हमने नाम दे दिया स्ट्रेस। ये डेल्टा एल अपॉन में एल है, इसको नाम दे दिया स्ट्रेन। और एरिया के मल्टीप्लाई लेंथ के साथ करी तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। तो वर्क डन का दूसरे फॉर्म में फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। अगर वर्क डन देखिए एक यूनिट के लिए बात करें कि एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना वर्क डन करना है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू 1 पुट करी तो वर्क डन हमारे पास आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। लास्ट चीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसमें एग्जाम में क्या कहा, देखिए सिंपल सी बात है। मान लिया एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, बीच में हमने कोई रोड है, इन दोनों के बीच में रोड रख दी और इस पे यहाँ पे कोई मास है वो लोड कर दिया, एम मास मान लिए, या फिर ठीक है ना, एम मास मान लिया या डब्लू वेट मान लिया, डब्लू हमने इस पे सस्पेंड कर दिया, इससे लटका दिया। तो इसके अंदर झुकाव कितना आएगा, वो झुकाव कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उस झुकाव के लिए फॉर्मूला हमारे पास है डब्लू एल क्यूब अपॉन बी डी क्यूब वाई। यहाँ पे एल हमारे पास रोड की लेंथ है, बी उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, उसकी विड्थ हमारे पास डी है, और वेट जो हमने सस्पेंड करा है वो डब्लू है, और ये वाई इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, ठीक। और ये हमारे पास उसके अंदर बैंड कितना आएगा। तो इससे सीखना क्या है आपने, सिर्फ सिंपल सी ये 3 चीज़ें सीखनी है कि जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा उतना कम बैंड आएगा, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ब्रेड्थ जितनी ज़्यादा होगी, ब्रेड्थ जितनी यानी जितनी चौड़ी रोड होगी उतना कम बैंड आएगा। तो ये हमने लेकर के चलना है सेकंड, यंग मॉडुलस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल, ब्रेड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। डेप्थ, उसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ के क्यूब के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज़्यादा डेप्थ उतना कम हमारे पास उसके अंदर बैंड आएगा। इसका एक मेन एग्जांपल देखिए, जब आपने पुराने घर देखे होंगे तो उसमें सहतीर नाम की एक चीज़ लगाते हैं दीवार के बीच में। उसका वो क्या होता है कि बहुत मोटी लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, उसका मेन रीज़न यही है, उसको ज़्यादा मोटा रखा जाता है, ज़्यादा चौड़ा, और उसको लेंथ उसकी कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। इसका रीज़न यही है ताकि वो इन फ्यूचर जब उसके ऊपर छत का जो वेट आएगा, वेट आने की वजह से उसमें झुकाव ना हो, छत में किसी भी तरीके से कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।